नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं पादपों के अंदर लैंगिक जनन। तो पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है, पादपों में लैंगिक जनन के जननांग कौन से होते हैं, जननांग का पहचान कैसे किया गया, जननांग से संबंधित कौन से ऐसे वैज्ञानिक रहे हैं, कौन से ऐसे साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने अपना भ्रूणीय विज्ञान के अंदर सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उससे संबंधित जो है जितने भी प्रकार के साइंटिस्ट है जिन्होंने भ्रूण विज्ञान पादपों के अंदर या लैंगिक जननांग के दौरान महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनके वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे। जैसा कि सबको पता ही है कि लैंगिक जनन है पादपों के अंदर पाया जाता है, हाई लेवल का पाया जाता है। नर युग्मक बनते हैं और मादा युग्मक बनते हैं, दोनों के बीच में परागण होता है, परागण के कारण से क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से जायगोट बनता है, जायगोट के अंदर लगातार विभाजन होने के कारण से भ्रूण का विकास होता है। अपन बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में जब लैंगिक जनन प्रारंभ होता है तो लैंगिक जनन प्रारंभ कहाँ से होता है, तो अपन जानते हैं फ्लावर से होता है। इसका मतलब जो पुष्पीय पादप है, क्योंकि पुष्पीय पादप मोस्टली अपन देखने को मिलते हैं, तो कौन सा होता है, एंजियोस्पर्म होते हैं। और एंजियोस्पर्म के अंदर बड़ी विशेषता आवर्त बीजी पादप के नाम से भी जाना जाता है कि इनके अंदर जो ओवरी होती है, ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल क्या है, ओवरी के अंदर पाए जाते हैं। इसका मतलब जो ओव्यूल होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, सीड में कन्वर्ट होते हैं। और जो ओवरी होती है, अंडाशय जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होता है निषेचन के पश्चात। ठीक है, तो अपन लैंगिक जनन को प्रारंभ करने से पहले अपन देखते हैं उनकी कुछ हिस्ट्री है, कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, उनके बारे में अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले द ब्रांच डीलिंग विद द स्टडी ऑफ इवेंट, वह ब्रांच, साइंस की वह ब्रांच जिसके अंदर भ्रूणीय विज्ञान का अध्ययन किया जाता है या भ्रूण का विकास का अध्ययन किया जाता है, भ्रूणीय विकास का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, डेवलपमेंट बायोलॉजी कह सकते हो या एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर वो सभी घटनाएं शामिल की जाती है जहां से गेमिट का निर्माण प्रारंभ होता है। गेमिट का निर्माण कैसे होता है, कहाँ होता है, कौन सी प्रोसेस होती है, कौन सी घटनाएं होती हैं, निषेचन कैसे होता है, निषेचन के बाद में जायगोट बनता है, जायगोट का विकास कैसे होता है, उसमें विभाजन कैसे होता है, और उससे एक नया सीड का निर्माण कैसे होता है, उन सभी चीजों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंदर किया जाता है उसे क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। तो एम्ब्रियोलॉजी में कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनके बारे में थोड़ा सा अपन देखते हैं। देखो, इस ब्रांच के अंदर, दिस ब्रांच इंक्लूड द स्टडी ऑफ स्टेमन, इस ब्रांच में अपन किसका अध्ययन करेंगे, जो नर जननांग है, स्टेमन है, उनका अध्ययन करेंगे। मादा जननांग है, कार्पल, उनका अध्ययन करते हैं। माइक्रोस्पोर, इसका मतलब परागकणों का अध्ययन करेंगे। मेगा स्पोर, मतलब यहाँ पर अपन बात करेंगे अंडाणु की बात करेंगे, तो यहाँ पर एग का अध्ययन करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट, नर व मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण कैसे होता है, पोलिनेशन, परागण कैसे होता है इनके अंदर, इसके अलावा इनमें निषेचन कैसे होता है, एंडोस्पर्म का निर्माण कैसे होता है, और लास्ट के अंदर एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लेते हुए भ्रूण का निर्माण कैसे होता है। इन सभी चीजों के बारे में अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं थोड़ी सी इसके बारे में, इंपोर्टेंट जो साइंटिस्ट है उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कौन से ऐसे साइंटिस्ट है जिनका एग्जाम में हमेशा कहीं ना कहीं आपको मैचिंग वाले क्वेश्चंस के अंदर, कथन वाले क्वेश्चंस के अंदर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल ही जाते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे थियोफ्रास्टस, जिसे जनक कहा जाता है। किसके जनक है ये, बोटनी के जनक कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान के जो जनक कहलाते हैं, थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले जो दैट पाम है, खजूर है, के अंदर थोड़ा सा ये देखा था कि इनके अंदर निषेचन कैसे होता है, लैंगिक जनन कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा सा इन्होंने लिखा है, लेकिन ज्यादा इन्होंने कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे, किसमें, खजूर के अंदर। आगे अपन चलते हैं एन ग्रू। एन ग्रू का बहुत ज्यादा योगदान रहा है, और एन ग्रू है, हमेशा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ही रियलाइज्ड द फैक्ट द स्टेमन, इन्होंने सबसे पहले स्टेमन, पुंकेसर के बारे में बताया, तथा इन्होंने क्या कहा कि ये नर जननांग है,
ये क्या है, नर जननांग है। किसमें, पुष्प के अंदर। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा योगदान है एन ग्रू का है, जिन्होंने सबसे पहले किसी पुष्प के अंदर ये पहचाना कि इसमें से नर भाग कौन सा है। तो नर भाग किसको बताया उन्होंने, पुंकेसर को बताया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो क्वेश्चन में हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में देखोगे सेकंड रोल जो है वो किसका है, कैमेरियस। कैमेरियस ने 1694 के अंदर सबसे पहले बताया प्लांट में सेक्सुअलिटी, कि प्लांट के अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है और लैंगिक जनन कैसे होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है कि प्लांट में सबसे पहले सेक्सुअलिटी के बारे में किसने बताया था, किसने आइडेंटिफाई किया था। इन्होंने क्लियर कर दिया था कि पादपों के अंदर भी लैंगिक जनन पाए जाते हैं और नर भाग पाया जाता है और मादा भाग पाया जाता है, दोनों के बीच में क्या होता है, निषेचन होता है। तो पादपों में लैंगिकता के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो यहाँ पर कैमेरियस ने सबसे पहले बताया था। ही डिस्कवर्ड कैमेरियस, ही रिपोर्टेड दैट एंथर, इन्होंने सबसे पहले क्या बताया कि एंथर जो होता है वो नर युग्मक के मतलब नर जननांग के रूप में काम करता है। एंथर आर द मेल सेक्स ऑर्गन, ये क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन के रूप में काम करता है। ओवरी विद स्टाइल और स्टिग्मा, कौन से नाम बताए इन्होंने, ओवरी बताया, स्टाइल बताया और स्टिग्मा बताया। ये जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन के रूप में काम करते हैं। इसका मतलब सेक्सुअलिटी का मेन जो कारण है वो सबसे पहले किसने बताया था, कैमेरियस ने बताया था। अगला साइंटिस्ट अपन देखेंगे, यहां पर देखेंगे कॉलरेटर, कौन है, कॉलरेटर ने 1761 के अंदर सबसे पहले बताया सिग्निफिकेंस ऑफ पोलिनेशन, कि पोलिनेशन का परागण का महत्व क्या है, परागण का महत्व क्या है, ये सबसे पहले किसने बताया था, तो यहाँ पर कॉलरेटर ने 1761 के अंदर बताया था। कि इन्होंने बताया कि पादपों के अंदर हमेशा परागण की आवश्यकता पड़ती है, कि मेल जो युग्मक होते हैं या परागकण जो होते हैं वो अपने फ्लावर से निकलकर किसके पास में जाते हैं, स्टिग्मा के पास, मतलब फीमेल जो भाग होता है, जायांग जो होता है वहां पर पहुंचना उसको जरूरी है। अब वो विभिन्न तरीके से पहुंच सकता है, या आज अपन जानते हैं हवा के द्वारा पहुंच सकता है, जल के द्वारा पहुंच सकता है, पक्षियों के द्वारा पहुंच सकता है, चमगादड़ के द्वारा पहुंच सकता है, डिफरेंट प्रकार के इंसेक्ट के द्वारा पहुंचाया जा सकता है। तो इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, परागण का महत्व है कि परागण नहीं होगा तो बीज का निर्माण नहीं होगा। सीड सेटलिंग की सीड का निर्माण कैसे होता है, रोल ऑफ इंसेक्ट, और इन्होंने परागण के अंदर किसका बताया, कीटों का महत्व बताया, किसका, कीटों का योगदान बताया। वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय हिम, कोलन मॉर्फोलॉजी, इन्होंने पराग कणों की जो आकृति है उसके बारे में भी अध्ययन किया था। अब अगला जो इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सा है, यहां से आप देखोगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एमईसी। कौन सा है, एमईसी ने 1824 के अंदर सबसे पहला अपना वर्क पब्लिश किया था। एक्चुअल रोल ऑफ पोलन इन फर्टिलाइजेशन वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय, इन्होंने क्या किया कि निषेचन के दौरान पोलन का क्या रोल होता है, इन्होंने सबसे पहले ये बताया था। इन्होंने क्या कहा कि जो स्टिग्मा होती है, ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा के ऊपर पराग कण जो है वो यहाँ पर आकर रुकता है और पराग कण से क्या निकलती है, एक लंबी ट्यूब नलिका का निर्माण होता है, उसे उन्होंने क्या कहा, पराग नलिका। इन्होंने क्या कहा, पराग नलिका निकलती है। ठीक है, तो पराग नलिका कहां से निकली है, तो यहाँ पर पोलन से। तो इन्होंने सबसे पहले बताया था। प्रत्येक जो पराग नलिका होती है इसके अंदर दो जो न्यूक्लियस है, दो जो मेल युग्मक है वो पाए जाते हैं। कितने युग्मक पाए जाते हैं, दो युग्मक जो है वो पाए जाते हैं। तो इन्होंने आगे अपन देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा और। रिकॉग्नाइज्ड बाय हिज दिस इटालियन मैथमेटिशियन, ये क्या थे, इटालियन मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनोमर थे। और इन्होंने किसमें अध्ययन किया था, पोर्टुलेका ओलेरेशिया, पोर्टुलेका ओलेरेशिया के अंदर सबसे पहले अध्ययन किया था। और इन्होंने परागण के अंदर किसका योगदान बताया था, तो पोलन ग्रेन का मुख्य योगदान बताया था। पोलन ग्रेन ब्रस्ट, इन्होंने क्या कहा कि परागकण जो है वो आते हैं और किसके ऊपर आते हैं, तो स्टिग्मा के ऊपर आते हैं।
और वहां पर क्या होते हैं, वो फटते हैं। फटने से एक नलिका का निर्माण होता है, फॉर्म ए पोलन ट्यूब, और इसमें क्या निकलती है, एक प्राग नलिका का निर्माण होता है, पोलन ट्यूब निकलती है, विच प्रेसियस थ्रू स्टाइल रीच द ओव्यूल, और ये यहाँ से होते हुए कहाँ तक पहुंचती है, नीचे ओव्यूल तक या बीजांड तक पहुंचती है। कहाँ तक पहुंचती है, बीजांड तक पहुंचती है। पोलन ट्यूब वॉज डिस्कवर्ड बाई एमसी, और पोलन ट्यूब का जो डिस्कवरी है वो भी किसने की है, तो एमसी ही इसका मुखिया है, एमसी का ही नाम जाएगा। एमसी के जो वर्क है उस वर्क को वेरीफाई किसने किया था, तो सेल्डन जो है, इन्होंने एमसी के वर्क को कंफर्म किया था, सेल्डन ने। आगे देखोगे, होफ मिस्टर ने 1849 के अंदर द फर्स्ट ऑफ ऑल यूज द टर्म अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इन्होंने एक शब्द दिया था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण, इसे क्या कहा जाता है, पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है। तो ये सबसे पहले किसने दिया था, ये नाम हॉफ मिस्टर ने दिया था, और उन्होंने बताया कि प्रत्येक जो जीव होता है, प्रत्येक जीव के अंदर आप जब देखोगे, प्रत्येक जीव के अंदर अगर आप देखोगे तो दो प्रकार की जो अल्टरनेशन जनरेशन है वो पाई जाती है, एक गेमेटोफाइट होती है, दूसरी स्पोरोफाइट होती है। तो सबसे पहले किसने बताया था, पीढ़ी एकांतरण को हॉफमेस्टर ने बताया था। अगला साइंटिस्ट अगर अपन देखेंगे यहाँ पर, स्टार्स बर्गर, अगला कौन सा आ जाएगा, स्टार्स बर्गर। तो स्टार्स बर्गर ने 1884 में ही मेड मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ सिनगेमी, इन्होंने सबसे पहले सिनगेमी शब्द का प्रयोग किया कि निषेचन कैसे होता है, निषेचन कैसे होता है। तो निषेचन के बारे में इन्होंने बताया कि जो नर युग्मक होता है वो फीमेल युग्मक के साथ में क्या होता है, फ्यूजन होता है, उसे क्या कहा, निषेचन कहा। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम इनकी रही कि इन्होंने क्या कहा कि जो प्राग नलिका बनती है उस प्राग नलिका के अंदर दो नर युग्मक बनते हैं। कितने बनते हैं, दो नर युग्मक बनते हैं। एक नर युग्मक जो है वो तो किसके साथ में फ्यूज हो जाएगा, एग के साथ में, और इससे क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। लेकिन वो दूसरा जो नर युग्मक है इसके बारे में कुछ भी नहीं बता पाई, क्योंकि ये बता चुका था, क्लियर कर चुका था कि प्रत्येक जो परागनलिका होती है उसके अंदर दो नर युग्मक बनते हैं। पहला नर युग्मक जो है वो किसके साथ में फ्यूज होता है, फीमेल के एग के साथ में फ्यूज होता है। लेकिन सेकंड किसके साथ में फ्यूज होता है, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, एज टू मेल गेमेट्स आर लिबरेटेड फ्रॉम द पोलन ट्यूब, ठीक है, दो पोलन ट्यूब के अंदर दो नर युग्मक बनते हैं। ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज द फैक्ट ऑफ सेकंड मेल गेमेटोफाइट, मतलब मेल गेमिट, इन्होंने ये जो है वो सेकंड नर युग्मक के बारे में नहीं बता पाए थे कि उसका भविष्य क्या होता है, कहाँ जाता है वो। उसके बाद में सबसे एडवांस जो आए, नवास्चिन, ये सबसे एडवांस थे। नवास्चिन, नवास्चिन ने अपने अच्छे स्टडी और अपने अच्छे नॉलेज से उन्होंने बताया कि पादपों के अंदर दो नर युग्मक जो बनते हैं, एक नर युग्मक जो होता है वो तो किसके साथ में फ्यूज होता है, अंडे के साथ में फ्यूज होता है, एग के साथ में फ्यूज होता है, और क्या बनाता है उसके जाइगोट, और जाइगोट से क्या बन जाता है, भ्रूण का निर्माण होता है। दूसरा नर युग्मक जो है, दूसरा मेल गैमीट जो होता है, कौन से वाला, सेकंड, ये किसके साथ में फ्यूज होता है, पोलार न्यूक्लियाई, ये पोलार न्यूक्लियाई के साथ में क्या होता है, फ्यूज होता है। पोलार न्यूक्लियाई जो है वो सेकेंडरी पोलार न्यूक्लियाई होता है, इसका मतलब 2n इसे कह सकते हैं अपन, सेकेंडरी पोलार न्यूक्लियाई। इनके फ्यूजन से 3n सेल बनती है, और उससे किसका निर्माण होता है, एंडोस्पर्म का, एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। इसका मतलब इन्होंने बताया कि निषेचन जो है वो दो बार होता है। एक तो पहला जो मेल गेमिट है वो किसके साथ में फ्यूज हो गया, एग के साथ, पहला तो ये निषेचन हो गया, निषेचन पहला, और दूसरा निषेचन ये हो गया। इसका मतलब इन्होंने बताया कि निषेचन जो है वो पादपों के अंदर डबल बार पाया जाता है, दोहरा निषेचन पाया जाता है, जिसे डबल फर्टिलाइजेशन का नाम दिया था। तो सबसे पहले नवास्चिन ने बताया, ही मेड डिस्कवर ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, इन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया। वन मेल गेमिट फ्यूज विद द एग
पहला जो मेल गेमिट होता है वो एग के साथ में जुड़ता है, सिनगेमी कहलाता है। टू फॉर्म जाइगोट, उससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। सेकेंड मेल गेमिट फ्यूज विद टू पोलर न्यूक्लियाई, सेकेंडरी न्यूक्लियाई, ट्रिपल फ्यूजन, तो कौन सा होता है, ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है, 3 बार फ्यूजन हो गया। टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इससे क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, जिसमें लगातार विभाजन होने के कारण से एंडोस्पर्म का निर्माण होता है, जो विकसित हो रहे भ्रूण को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। लेटर ऑन डबल फर्टिलाइजेशन वाज फाउंड टू बी यूनिवर्सल फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म, और बाद में पता चला कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो क्या है, सर्वसत्य है, यूनिवर्सल सही है, किसमें, सभी आवर्तबीजी पादपों में या एंजियोस्पर्म के अंदर पाया जाता है ऐसा लक्षण। इन बिटवीन 1930 से 1940 इंडिया स्टार्टेड टेकिंग लीड इन फील्ड ऑफ एम्ब्रियोलॉजी एंजियोस्पर्म, और भारत के अंदर 1930 से 1940 के बीच के अंदर ये कार्य प्रारंभ किया गया एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। देखो यहाँ पे आप देखोगे प्रोफेसर पी महेश्वरी was the most important and founder Indian embryologist in international fame, मतलब पूरे विश्व लेवल के ऊपर इन्होंने अपना नाम जो है वो रखा। फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी के नाम से इन्हें जाना जाता है किसे, प्रोफेसर पी महेश्वरी को। हीज बुक, इसकी जो बुक है वो कौन सी, कई बार ये भी क्वेश्चन में आ चुका है एक बार। प्रोफेसर पी महेश्वरी की जो बुक है उसका नाम क्या है, एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, इसकी बुक का नाम क्या है, एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आगे आप देखोगे ई हैनिंग, एक हैनिंग के नाम से है, 1904 मतलब 1904 के अंदर स्टार्टेड एम्ब्रियो कल्चर, इन्होंने सबसे पहले एम्ब्रियो कल्चर टेक्निक के बारे में बताया था, विच वॉज इलेबोरेटेड बाय द लेबेक, ठीक है ना, और आगे किसने बढ़ाया, लेबेक ने बढ़ाया था। तो ये भी थोड़ा सा इसका याद रखना भी, सबसे पहले जो एम्ब्रियो कल्चर के बारे में किसने बताया था, तो यहाँ पर हैनिंग ने सबसे पहले बताया था। इस प्रकार से अपना जो पहला पार्ट है, इसका हिस्ट्री वाला थोड़ा सा पार्ट है कि पादपों में लैंगिक जनन की शुरुआत कैसे हुई, उसके बारे में इस पार्ट में पूरा डिस्कस अपन कर चुके हैं। कल से अपना जो अगला पार्ट आएगा उसमें लेके आएंगे कि लैंगिक जनन में कौन से भाग पाए जाते हैं। इस प्रकार से आज की क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।